तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स की और साथ के साथ आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिस शो के ऊपर आप जानते हैं कि भाई मिक्स्ड ओपिनियन होने वाला है। डेफिनेटली कुछ चीजें एक दो अच्छी थी और उसके अलावा शो हमेशा की तरह था, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे गाइस। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट अपडेट से, जहां पे क्रिस जेरिको ने ऑल आउट पेपर व्यू के बाद एक स्टेटमेंट डाली ट्विटर के ऊपर। एक ट्वीट उन्होंने करी जहां पे उन्होंने लिखा टुनाइट द गेम हैज चेंज्ड, और इसी के रिगार्ड्स में हमने करा एक पॉडकास्ट जो कि अब आप सुन सकते हैं असली अखाड़ा गाइस ऑन स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जो भी प्लेटफॉर्म आपको पसंद हो। लिंक इज ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। वहां पे हमने बात करी है किस तरीके से हमें एडम कोल और डैनियल ब्रायन का डेब्यू लगा ऑल आउट पेपर व्यू में। सीएम पंक का फर्स्ट मैच, वो स्टील केज मैच जो टैग टीम हमें देखने को मिला, और उसके अलावा ये जो पूरी नाइट थी ऑल आउट की, इसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है AEW के ऊपर और साथ के साथ WWE पे। तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हमने उसके अंदर करी है। तो अगर आपने ऑलरेडी नहीं सुना है तो जाएं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आप उसको डेफिनेटली चेकआउट करें। असली अखाड़ा का नया पॉडकास्ट इज नाउ स्ट्रीमिंग। लेकिन क्रिस जेरिको की जो स्टेटमेंट थी डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके हिसाब से सही है, क्योंकि भाई AEW ने कल एक ऐसा मार्क बना दिया ऑल आउट से कि हम भी भाई अब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब ये बात ऐसी नहीं है कि WWE से हम एकदम से बेटर हो गए हैं या WWE अब किसी लायक नहीं रही है, ये बात भी सच नहीं है। लेकिन जेरिको की स्टेटमेंट आई थिंक कहीं ना कहीं सही है गाइस। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो माना जा रहा है कि आज हुई मंडे नाइट रॉ में बैक स्टेज विंस मैकमैन नहीं थे और उन्होंने ब्रूस प्रिचर्ड को काम दिया सारा कि भाई तुम इस शो को प्रोड्यूस करो। ऑब्वियसली इसके बारे में हम बात करेंगे क्या हुआ आज के शो में और आप मेरे थॉट्स जान लेंगे। लेकिन भाई विंस मैकमैन के ना होने से एक बात है कि अगर कुछ बहुत बेकार होने वाला हो तो शायद वो होने से बच ना पाया, क्योंकि विंस मैकमैन वहां थे नहीं स्क्रिप्ट में। आई थिंक उतने चेंजेस नहीं हो पाए और जो एक दो चीजें और बेटर हो सकती थी शायद वो भी आज शो पे नहीं हुई। तो अभी हम शो के बारे में बात करते हैं। अगली स्टोरी है एडम कोल के बारे में, और ऑब्वियसली AEW ने कल अपने ऑल आउट पेपर व्यू के बाद एक पोस्ट मीडिया शो करा गाइस, जहां पे बहुत सारे उनसे क्वेश्चंस पूछे गए। वो उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड करा, आप जाके सुन सकते हैं। और वहां पे कई सारी बातें उन्होंने करी। पहले उन्होंने बताया अपनी उस सीक्रेट मीटिंग के बारे में जो विंस मैकमैन के साथ हुई थी, और वो कहते हैं देखो भाई वो मीटिंग बिल्कुल कमाल की गई। विंस एक बहुत बड़े आदमी है जिनके साथ मुझे बात करने में मजा आया। ऑब्वियसली वो हमसे बहुत बड़े हैं तो वो एक रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, हमें वो उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये भी बोला कि भाई देखो ये जो AEW को ज्वाइन करने का डिसीजन था वो मेरे लिए फेयरली सिंपल था, क्योंकि इतने सारे साल NXT में निकालने के बाद मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा इस वजह से, क्योंकि काइल ओराइली वाला प्रोग्राम मेरे लिए बहुत पर्सनली क्लोज था। और वो कह रहे कि काइल ओराइली मेरा एक बहुत बढ़िया रियल लाइफ में फ्रेंड है, तो उसके लिए मैं वो चीज करना चाहता था। लेकिन उसके बाद मैं बहुत बार AEW में बैक स्टेज आया ऑब्वियसली ब्रिट को सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। एक ऐसा एटमॉस्फेयर है बैक स्टेज जहाँ पे सारे रेसलिंग के लिए पैशनेट हैं और काम करना चाहते हैं 24/7 इस कंपनी की ग्रोथ के लिए, और बिल्कुल उसी चीज को मैं भी सपोर्ट कर रहा था। तो वो कहते हैं कि भाई ये चीज मेरे लिए कोई उतनी मुश्किल नहीं थी डिसाइड करना। और साथ के साथ ये भी उन्होंने बताया कि भाई ये जो डिसीजन था एडम कोल का ऑल आउट में आना, ये एक बिल्कुल लास्ट मोमेंट कॉल थी। एक दो दिन पहले डिसाइड करा गया था और एडम कोल को खुद भी नहीं पता था कुछ महीनों पहले कि वो इतनी जल्दी AEW में जा पाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन हम जानते हैं गाइस कितनी जल्दी उनकी चेंज हुई थी। और फाइनली उनसे भी पूछा जाता है अपने ट्विच चैनल के बारे में, तो उन्होंने बोला कि देखो भाई ये चीज मेरे बहुत क्लोज हो चुकी है, क्योंकि पैंडेमिक में मैंने इसको स्टार्ट करा था और अब वो मेरे लिए एक रूटीन बन चुकी है। फाइनली मैं उसको करता हूं और उसको मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकता। तो उन्होंने रिस्पेक्ट पूरी दी WWE को, लेकिन हमने पर्सनल रीजंस भी बताए कि आखिर क्यों उनको AEW में आना पसंद था। और एक और बंदा जिसके रीजंस क्लियर हो चुके हैं वो है डैनियल ब्रायन, क्योंकि वो भी इस पोस्ट शो में थे और यहाँ पे उनसे पूछा गया कि भाई क्यों तुमने AEW को चुना। तो ब्रायन कहते हैं देखो भाई सबसे पहली बात यह है कि मैं WWE को अपनी पूरी रिस्पेक्ट देता हूँ, इतने साल मैं उनके साथ रहा हूँ और जो भी उन्होंने मेरे लिए करा है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन वो विंस मैकमैन की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई देखो कभी ना डैनियल ब्रायन के लिए वो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। विंस को लगता है हम ब्रायन को ये नहीं करने देंगे क्योंकि उसकी हेल्थ के लिए बेकार है, उसको ये नहीं करने देंगे उसके लिए वो शायद दिक्कत दे सकता है। तो उसकी वजह से डैनियल ब्रायन कहते हैं मैं विंस की बात समझ पाता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे करियर में अभी वो स्टेज आई है कि उन सब चीजों पे मैं गिव अप कर दूं। वो कहते हैं कि भाई देखो मेरी एक फैमिली लाइफ है, मैं जानता हूं, और वो एक बहुत बढ़िया लाइफ है जो कि मैं पसंद करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज चाहता हूं जो कि बिल्कुल फन थ्रिलिंग राइड हो, और वो मुझे इस समय AEW लग रही है। वो कहते हैं देखो भाई बाकी सुपरस्टार्स आके बोल सकते हैं कि मैं यंग टैलेंट के लिए यहाँ पे आया हूँ, ये रीजन है वो रीजन है, लेकिन मैं यहाँ पे रेसलिंग करने के लिए आया हूँ। मेरे को अपने बढ़िया से बढ़िया मैच देने,
हैं। ऑब्वियसली जापान में जाकर लड़ना भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो डैनियल ब्रायन गाइस प्योरली इसी रीजंस की वजह से AEW में आए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें थी जो शायद WWE में वो कर नहीं पा रहे थे, और उनको पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी उनका करियर बहुत सारा बचा है और आने वाले टाइम में वो बहुत कुछ इस बिजनेस को दे सकते हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं AEW लकी भी रही, लेकिन गाइस हम जानते हैं उनके लिए कितनी बड़ी ये साइनिंग थी। इसके बाद हम बात करें गाइस तो एक फटाफट अपडेट मैं आपको देता हूं कोडी रोड्स के रिटर्न के बारे में, क्योंकि मैलाकाई ब्लैक से हारने के बाद अभी तक वो टेलीविजन पे हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन माना जा रहा है कि इस महीने यानी कि सितंबर में उनका AEW डायनामाइट में रिटर्न होगा और काफी बड़े प्लान्स उनके लिए ऑलरेडी रखे हुए हैं। प्रोबेबली उनकी फ्यूड जो है मैलाकाई ब्लैक के साथ कंटिन्यू होगी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने सारे नाइटमेयर फैमिली मेंबर्स को अभी तक हरा दिया है, तो कोडी को वापस आके रिवेंज तो लेना है और वो चीज गाइस काफी बढ़िया कंटिन्यू हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं CM पंक की, और उन्होंने क्या बोला भाई इस पोस्ट मीडिया शो के अंदर। और CM पंक से पूछा गया कि द आउटसाइडर्स का जो WCW के अंदर डेब्यू था उसके कंपैरिजन में डैनियल ब्रायन और एडम कोल का डेब्यू कैसा था, तो उन्होंने बोला इट वाज बिगर। अब आउटसाइडर्स गाइस वो टाइम था जब केविन नैश और स्कॉट हॉल किसी को आइडिया नहीं था क्या होने वाला है, और वो WCW के शो पे आ गए थे, दो WWE के इतने बड़े स्टार्स। क्या ये चीज उससे बड़ी थी भाई? देखो कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दो डिफरेंट जनरेशंस थी, लेकिन तब भी मैं ये बोलूंगा कि वो कहीं ना कहीं बेटर था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड था उस पॉइंट पे सब कुछ कि भाई स्कॉट हॉल और केविन नैश आखिर WCW के शो में क्या कर रहे हैं, और जितने क्वेश्चन मार्क्स उस मोमेंट ने रेस करे थे और जहां से मंडे नाइट वॉर्स की बिगिनिंग हुई गाइस, ऑब्वियसली आई थिंक हिस्टोरिकली वो मोमेंट बड़ी मानी जाएगी। लेकिन अब फ्यूचर में पता लगेगा कि एडम कोल और डैनियल ब्रायन का ये जो डेब्यू था वो AEW के लिए कितना पॉजिटिव साबित होता है। तो हो सकता है कि जैसे हम अभी आउटसाइडर्स की बात कर रहे हैं, कुछ साल बाद हम इस मोमेंट की बात करें जब डैनियल ब्रायन और एडम कोल AEW के लिए आए थे डेब्यू करने। इसके बाद गाइस CM पंक से पूछा गया कि क्या वो इंटरेस्टेड होंगे स्टिंग के साथ एक मैच लड़ने में, तो पंक ने बोला कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम हमेशा सोचते हो कि भाई हो जाए तो कितनी बढ़िया है, लेकिन उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। स्टिंग और CM पंक दो अलग जनरेशंस के रेसलर हैं, कभी भी एक टाइम पे सेम कंपनी में दोनों बंदे नहीं थे। तो पंक कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई स्टिंग के साथ मैं एक मैच पॉसिबली कर पाऊंगा, लेकिन शायद अब वो चीज पॉसिबल है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्या पता आने वाले टाइम में मैं स्टिंग के साथ टैग टीम में आ जाऊं या फिर मैं उनके अगेंस्ट एक मैच भी लड़ लूं। तो CM पंक इस चीज के लिए ओपन है। क्या आप लोग स्टिंग वर्सेस CM पंक देखना चाहेंगे गाइस? कमेंट्स में मुझे बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि क्या इस हफ्ते में होने वाली मैडिसन स्क्वायर गार्डन की स्मैकडाउन में अंडरटेकर अपना रिटर्न कर सकते हैं। अब हम जानते हैं वो ऑफिशियली रिटायर तो हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे रॉ सुपरस्टार्स को भी एडवर्टाइज करा जा रहा है उस स्मैकडाउन के लिए, जैसे कि बॉबी लैशली, ड्रू मैकिंटायर, शेमस, जिंदर महल। आई डोंट नो कि ये लोग कैसे आएंगे स्मैकडाउन में, किस रीजन की वजह से, क्या डार्क मैचेस होंगे बहुत सारे, आई डोंट नो। लेकिन गाइस अब माना जा रहा है लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि अंडरटेकर को वापस लाने के जो भी रूमर्स थे वो बिल्कुल फेक है और कोई प्लान नहीं है फिलहाल अंडरटेकर का रिटर्न होने का। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा नेवर से नेवर, जो कि हम हमेशा रेसलिंग में कहते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि अंडरटेकर का भले ही कैसे यूज WWE यहाँ पे करेगी, उनको फिर से कोई स्टोरी लाइन में डाल के मैच करवाने में तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे अंडरटेकर का रिटर्न होने का गाइस कहीं ना कहीं चांस थोड़ा कम है। अगली चीज की हम बात करते हैं तो भाई ये भी जानने को मिल गया है कि ये विंस मैकमैन और एडम कोल की जो मीटिंग हुई थी इसके अंदर उनको क्या पिच करा गया था। पहले रूमर्स आ रहे थे $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा गया मेन रोस्टर पे आने के लिए, लेकिन क्या आप सुनना चाहते हैं कि मेन रोस्टर पे एडम कोल को क्या करने के लिए बोला गया था? वो था गाइस एक हील मैनेजर बनना, मतलब एक ऐसा बंदा जो अपने करियर में प्राइम में है। उन्होंने खुद बोला मैं 32 साल का हूं और बहुत सारे ईयर्स मेरे पास पड़े अपने करियर में। क्या वो बंदा रॉ या स्मैकडाउन पे आके एक हील मैनेजर बनने में कन्विंस हो जाएगा? क्या वो अपने आप को फ्यूचर में एज इट इज देखता है, या फिर भाई वो एक बहुत बड़े मैच लड़ना चाहता है हर एक सुपरस्टार के सामने जो कि एक स्टार है इस पॉइंट पे रेसलिंग इंडस्ट्री में? तो आई डोंट थिंक कि एडम कोल को अगर ऐसी पिच WWE ने सच में करी थी और ये बातें सच हैं तो भाई उनको टिकने की कोई जरूरत थी WWE में। मैं सही बात बोलूंगा कि भाई एडम कोल ने अपने आप को ही बचाया है और उन्होंने शायद अपने करियर के लिए बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले लिया है। और आज की फाइनल अपडेट के बारे में हम बात करते हैं गाइस बिफोर टॉकिंग अबाउट मंडे नाइट रॉ। तो WWE ने एक नई डॉक्यूमेंट्री ऑफिशियली अनाउंस करी है जिसका नाम होने वाला है नेवर फॉरगेट WWE रिटर्न्स आफ्टर 9/11, और ये होने वाली है उस स्मैकडाउन के ऊपर जो कि बहुत मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में प्रोबेबली यूएस की हिस्ट्री के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक के जस्ट बाद WWE ने शो को करा था। आई थिंक पूरी कंट्री के अंदर ये पहला टेलीकास्टेड शो था जो कि हमें देखने को मिला था लाइव। तो इसके ऊपर सब कुछ होने वाला है और मैं सोच रहा था क्या इसको हिंदी में कवर करना चाहिए चैनल पे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये YouTube पे भी आप देख पाएंगे, सिर्फ WWE नेटवर्क पे नहीं। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि YouTube पे होने
होने के बावजूद भी मैं इसको हिंदी में कवर करूं। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं। अगर लगेगा कि करना चाहिए भाई तो डेफिनेटली मैं इंटरेस्टेड होऊंगा इसको आपके लिए एक वीडियो में कन्वर्ट करने में। अब हम बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की भाई, तो मेन चीजें फटाफट डिस्कस करेंगे। बॉबी लैशली और रैंडी ऑर्टन की काफी कमाल की कन्फ्रंटेशन देखने को मिली शो के स्टार्ट में, जहां पे लैशली को रैंडी ऑर्टन बुलाते हैं ग्रीडी एसओबी, लेकिन बॉबी लैशली कहते हैं भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे को एक 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज करता हूं। तो ऑर्टन कहते हैं बिल्कुल सही बात है, अगर तुम टाइटल ऑन द लाइन रख लो तो मैं इंटरेस्टेड हूं। और एमवीपी यहां पे एक चैलेंज करते हैं एक्सट्रीम रूल्स के लिए, और ये मैच गाइस ऑफिशियल हो चुका है, ऑर्टन अगेंस्ट लैशली एट एक्सट्रीम रूल्स फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। लेकिन बॉबी कहते हैं भाई ठीक है ऑर्टन तुम्हारी बात सही थी, आई एम अ ग्रीडी एसओबी, तो मैं अपने आप को इस टैग टीम टर्मोइल के अंदर ऐड करवा दूंगा ताकि मैं भी तुम्हारा टैग टीम टाइटल ले सकूं, और जो चीज तुम लास्ट वीक बोल रहे थे मेरे डबल चैंप बनने के बारे में वो सही हो जाए। तो यहाँ पे गाइस इंटरेस्टिंग इनके बीच में एक्सचेंज था। इसके बाद हमें टैग टीम टर्मोइल देखने को मिला जिसकी बुकिंग आई थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही अजीब से तरीके से करी, एक मैच को 2 टुकड़ों में बांट दिया और मंडे नाइट रॉ में काफी ज्यादा टाइम आज इस मैच ने ले लिया। तो जो फर्स्ट पार्ट था इस मैच का गाइस, वहां पे न्यू डे स्टार्ट करती हैं और उन्होंने यहाँ पे वाइकिंग रेडर्स, जिंदर महल, वीर, लूचा हाउस पार्टी, मेस एंड टीबार इन सारी टीम्स को हरा दिया एक एक करके। तो काफी लंबा स्ट्रेच ऑफ मैचेस था ये। इसके बाद न्यू डे जो है यहाँ पे आती है फेस टू फेस विद मंसूर एंड अली, लेकिन मेस और टीबार बुरे तरीके से दोनों टीम्स को अटैक कर देते हैं। तो फाइनली सिक्योरिटी आके इनको सेपरेट करते हैं। एडम पियर्स और सोनिया डेविल अनाउंस करते हैं कि हम इनको रेस्ट देते हैं, लेकिन ये मैच टुनाइट कंटिन्यू होगा और हम इसको कंप्लीट करके आज रहेंगे। और इसके अंदर कंफर्म भी कर दिया जाता है कि बॉबी लैशली और एमवीपी की टीम भी आ चुकी है, तो मैच आगे के लिए कंटिन्यू होगा। तो पार्ट 2 की हम अभी बात करेंगे। इसके बाद नंबर 1 कंटेंडर मैच फॉर यूएस टाइटल देखने को मिला शेमस और मैकिंटायर के बीच में, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट चीज थी पूरे शो पे। आज एक कमाल का मैच था और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दोनों से कि भाई ये डिसअपॉइंट नहीं करेंगे जब आपस में लड़ रहे हैं। तो एक काफी क्लोज कॉल थी इन दोनों के बीच में, एंड एट द एंड जब मैकिंटायर अपनी क्लेम और किक लगाने की कोशिश करते हैं वो चीज काम नहीं करती और शेमस गाइस यहाँ पे इस मैच को जीत चुके हैं। तो यहाँ पे शेमस बन गए नंबर 1 कंटेंडर और ड्रू मैकिंटायर जो है उनके साथ पता नहीं क्या होगा, लेकिन शेमस अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट इज नाउ कंफर्म्ड फॉर द यूएस टाइटल एट एक्सट्रीम रूल्स। इसके बाद गाइस हमें वुमेन्स टैग टीम मैच का ये नंबर 1 कंटेंडर्स मैच देखने को मिलता है, और यहाँ पे मैं आपको लूप होल बताता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के। इनको खुद नहीं पता स्मैकडाउन पे क्या हो रहा है। अगर आपको याद हो तो शॉर्टजी एंड टीगन नॉक्स ने हरा दिया था ऑलरेडी और उनको एक शॉट मिलना था फॉर द टैग टीम टाइटल्स, वो अभी हुआ नहीं है और ऑलरेडी ये फिर से नंबर 1 कंटेंडर्स बना रहे हैं। मतलब इतना इनके अंदर दिमाग है, और ऊपर से यहाँ पे एक बार फिर से हार गए हैं टैग टीम चैंपियंस, कोई उनकी वैल्यू नहीं है नटालिया और टमीना की, और अब रिया रिप्ली और निकी ऐश को एक टैग टीम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो क्या डाउनफॉल है, फॉर्मर 2 जो रॉ के चैंपियन रह चुके हैं और अब उनकी हालत क्या हो रही है, तो इसमें बिल्कुल भी यहाँ पे इंटरेस्ट कोई मेरा तो था नहीं। इसके बाद मोएस्ट टीवी की बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिली जॉन मॉरिसन की कैरियन क्रॉस के साथ। फाइनली क्रॉस ने माइक पे कुछ बोला और फिर से पता लगा भाई कितना बढ़िया प्रोमो ये बंदा कट कर सकता है और क्या इसके साथ हो रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। तो बेसिकली यही कहते हैं जॉन मॉरिसन मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और इन दोनों के बीच में मैच होता है, बिल्कुल वही देखने को मिला। और जॉन मॉरिसन गाइस जो है यहाँ पे हार गए कैरियन क्रॉस से। तो मिज आज एक बार फिर से शो पे गाइस हमें देखने को नहीं मिले और माना जा रहा है कि किसी चीज की शूटिंग में वो बिजी है, तो हो सकता है कि जॉन मॉरिसन और मिज की जो फ्यूड है वो आने वाले टाइम के लिए पोस्टपोन हो गई हो। इसके बाद रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच होता है शार्लेट एंड नाया जैक्स के बीच में, और भाई यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मैं सच बताऊं तो। और यहाँ शेना डिस्ट्रैक्ट कर देती है नाया को, शार्लेट अपना मैच जीत जाती है। मैच के बाद यहाँ पे अलेक्सा ब्लिस बाहर आती हैं और शार्लेट को चैलेंज कर देती हैं, तो ये एक्सेप्ट कर लिया गया है और एक्सट्रीम रूल्स में अलेक्सा ब्लिस अगेंस्ट शार्लेट होने वाला है फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। तो भाई आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड है डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद हम बात करते हैं तो ये 24/7 चैंपियनशिप का मैच, जहां पे रेजी ने हरा दिया अकीरा टोजावा को, और डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो काउंटर था यहाँ पे एडम कोल और डैनियल ब्रायन के रिटर्न के बाद वो था गाइस ड्रेक मैवरिक का रिटर्न आज मंडे नाइट रॉ पे, और वो हमें देखने को मिला। आई डोंट नो कि इस बंदे को पहले रिलीज करा गया, इसको वापस लाया गया एनएक्सटी में, और अब एक बार फिर से घूम फिर के वहीं पे आ गया है जहां पे पहले था, एंड दैट इज रनिंग बिहाइंड द 24/7 चैंपियनशिप। और अगर इससे बुरा कुछ हो सकता है तो वो एक ही बात है, और आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वही कर दी। नाउ जेफ हार्डी इज रनिंग बिहाइंड द 24/7 चैंपियनशिप। मतलब अगर मेरी आंखें कोई ले सकता था उस पॉइंट पे तो उसको ले लेनी चाहिए थी। मैं क्या देख रहा हूँ, मतलब जेफ हार्डी 24/7 टाइटल के पीछे भाग रहे हैं इस समय। मतलब अगर मैं उल्टा सीधा भी बोलूं यहाँ पे तो क्या ही पॉइंट है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई फील सैड फॉर जेफ हार्डी कि वो अपने ब्रदर मैट की तरह सही टाइम पे AEW नहीं जा पाए, क्योंकि वहां पे हार्डी बॉयज यंग बक्स से लड़ रहे होते, FTR से लड़ रहे होते और लूचा ब्रदर्स से लड़ रहे होते, और यहाँ पे जेफ हार्डी क्या कर रहे हैं वो हमने देख ही लिया है। अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन। इसके बाद फाइनली अपने मेन इवेंट की बात करें तो न्यू डे का मैच होता है मंसूर और अली के साथ, जो कि वो जीतते हैं। उसके बाद
स्टाइल्स और ओमोस आके फाइनली हराते हैं न्यू डे को और इस मैच से बाहर कर देते हैं। और आज के शो पे गाइस न्यू डे की जो आउटफिट थी वो दी आउटसाइडर्स को ट्रिब्यूट था। केविन नैश पे उस पर रिस्पॉन्ड भी करा, ट्विटर पे आप पढ़ सकते हैं जाके। और फाइनली जो टीम आई बॉबी लैशली और एमवीपी की, उनका मैच हुआ एजे स्टाइल्स और ओमोस के साथ और लैशली एमवीपी इस मैच को जीत गए हैं। और ओमोस ने यहाँ पे बॉबी लैशली को डिस्ट्रॉय करा मैच के बाद और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन आरकेओ भी लगा देते हैं आके बॉबी लैशली को। तो अब टैग टीम नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं लैशली और एमवीपी, और रैंडी ऑर्टन नंबर 1 कंटेंडर बन गए फॉर द WWE चैंपियनशिप। तो या तो बॉबी लैशली डबल चैंपियन बनेंगे या रैंडी ऑर्टन डबल चैंपियन बनेंगे। आपके हिसाब से क्या होगा डेफिनेटली मुझे कमेंट से बताएं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप वाली चीज इंटरेस्टिंग चल रही है। उसके अलावा क्या मंडे नाइट रॉ पे कुछ चल रहा है? एब्सोल्युटली नथिंग। तो अपने ओपिनियंस इस शो के बारे में और जितनी भी अपडेट्स मैंने दिए आपको उसके बारे में मुझे बताएं। और भाई अगर असली अखाड़ा नहीं सुना, फिर से रिमाइंडर, गो एंड लिसन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।